अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे। सो हमने लास्ट टाइम किया था बायोग्राफी ऑफ चार्ल्स डिकन्स। सो अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। ठीक है, ओके। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल इज अ सिग्निफिकेंट जॉनरा ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर में एक जो है एक जॉनरा को कहा जाता है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। ठीक है, जॉनरा होता है कि स्टाइल ऑफ जो है ना, जो स्टाइल होता है ना किसी चीज़ का। अब वो म्यूजिकल जॉनरा भी हो सकता है, वो तो हर चीज़ का जो जॉनरा होता है ना उसको स्टाइल, उस चीज़ का उसको स्टाइल कहते हैं। ठीक है, तो लिटरेचर में इसको लिटरेचर का जॉनरा कहा जाता है, यानी कि लिटरेचर में ये एक स्टाइल है राइटिंग का। ठीक है, स्टाइल ऑफ राइटिंग है। ठीक है, तो a novel in which the author narrates his own life's experiences। एक ऐसा नॉवल जिसमें ऑथर यानी कि जो राइटर है वो नरेट्स अपने लिखता है या नरेट होता है किसी चीज़ को, लाइक लिखने वाली सेंस में ही आ जाता है। ठीक है, राइटिंग में ही आ जाता है कि वो जो ऑथर है वो नरेट करता है किसको, अपनी ही ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को वो लिखता है, डिपिक्ट करता है। इन दिस नॉवल some characters, themes, and other elements have been taken from author's life। ये जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस नॉवल है इसमें बहुत सारी कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स के नेम भी हो सकते हैं और कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, पूरा एक कैरेक्टर भी हो सकता है, जैसे कि मिसेस जो या मिस्टर जो या जिस तरह से भी। या फिर इनमें से कुछ के नेम्स भी हैं जो सिमिलर हैं, जो कि डिकन्स की रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। ठीक है, कुछ थीम्स हैं जो उसकी रियल लाइफ में भी उस टाइम पे उसके साथ ऐसा हुआ था, और एंड अदर एलिमेंट्स, और बहुत सारे और भी एलिमेंट्स हैं जो है ना मैच करते हैं। ठीक है, उसकी रियल लाइफ से लिए गए हैं, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सो द मैनिफेस्टेशन ऑफ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस इन अ मॉडिफाइड फॉर्म इज कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। जैसे कि मैंने ये स्टार्ट में थोड़ा सा बताया कि ये क्या है, लिटरेचर का एक जॉनरा है। फिर उसके बाद थोड़ा सा साथ इसको डिस्कस करके 3 से 4 लाइंस में इसको डिस्क्राइब कर दिया मैंने। ठीक है, ब्रीफ सा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। मैनिफेस्टेशन होता है किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना। ठीक है, यानी कि जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो एक्सप्रेस करता है राइटर अपने नॉवल में, उसको यानी कि उसकी ही बायोग्राफी पे उसने बनाया होता है, तो वो उसको ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कहते हैं। ठीक है, ये बात अपने अपने माइंड में रख लेनी है, इसको अच्छी तरह से याद करें ताकि आपको ज़िंदगी में कभी ना भूले। नेक्स्ट टाइम हम फर्दर जो नॉवल स्टार्ट करेंगे उसमें भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, और लेकिन आपको जो चीज़ें पहले से पता होंगी ये आप मुझे खुद बताया करेंगे। ठीक है, ओके। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकन्स is an autobiographical novel. This story is about an orphan child। एक यतीम बच्चे की ये स्टोरी है, उसका नाम था पिप, जो कि इस स्टोरी का प्रोटोगनिस्ट भी है। प्रोटोगनिस्ट मैंने आपको बताया था कौन होता है, जो स्टोरी का हीरो होता है या नॉवल का हीरो होता है। हु इज़ लिविंग अ मिजरेबल लाइफ, जो बहुत गमगीन टाइप की सौरो है, उसकी बहुत ज़िंदगी में सौरस हैं, उस टाइप की ज़िंदगी गुजारा विद हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर मिसेस जो के साथ, एंड हर हस्बैंड मिस्टर जो। अब वो मिज़रेबल लाइफ जो है अपनी सिस्टर के साथ गुजार रहा है, और साथ उसका हस्बैंड भी उनके साथ ही रह रहा है, उसकी सिस्टर का हस्बैंड। उसका नाम है मिस्टर जो, और उसकी वाइफ को मिसेस जो कहते हैं। ही हैज़ सम एक्सपेक्टेशंस, यहाँ पे आप ग्रेट एक्सपेक्टेशंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ही हैज़ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस टू कम आउट ऑफ हिज इम्पोवेरिश स्टेट ऑफ लाइफ। इम्प्रोवाइज स्टेट ऑफ लाइफ यानी कि जो कंडीशन थी उसकी, जिस कंडीशन में वो रह रहा था, लाइक उसका जो ब्रदर इन लॉ था वो एक ब्लैक स्मिथ था, और उनके पास उस तरह से उनके एक्सपेंसेस नहीं थे कि जैसे एक मिडिल क्लास लेवल भी नहीं था ना उनका, कि वो नॉर्मली एक नॉर्मल अपने सारे जो अखराजात हैं उनके पूरे हो रहे हों, वैसा भी नहीं था। तो वो अपनी उस ज़िंदगी को बदलना चाहता था, क्योंकि जहाँ पे भी वो जाता था, जैसे मैंने समरी में आपको बताया था कि वो उसको स्टेला बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे टॉन्ट करती थी
कि वो एक गंदा है, गंदे कपड़े पहनता है, उसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, लोअर क्लास से वो बिलॉन्ग करता है, और उसके जूते, उसके कपड़े, उसकी शक्ल और हर लिहाज से उसके हाथ भी गंदे थे। तो उसको ये अपने आप से कुछ एक डिससैटिस्फैक्शन फ़ील होती थी कि मैं ऐसा क्यों हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता हूँ। वो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी, ठीक है? अपनी स्टेट ऑफ लाइफ को वो बदलना चाहता था। ही वांट्स टू गेट एजुकेशन। अब उसकी जो क्या थी एक्सपेक्टेशंस, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि गेट एजुकेशन, तालीम हासिल करना चाहता था, टू अर्न मनी, पैसा कमाना चाहता था, एंड टू बिकम अ जेंटलमैन हैविंग ऑल द फैसिलिटीज ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की तमाम फैसिलिटीज़ वो हासिल करना चाहता था और एक जेंटलमैन की हैसियत से अपना जो है ना लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहता था, अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। ऑल्दो ही बिकम्स अ जेंटलमैन, और वो जेंटलमैन बन भी जाता है नॉवल के एक हिस्से में आके, नॉवल वो एक जेंटलमैन बन भी जाता है आफ्टर ऑल, ठीक है? यानी कि एट द एंड या बाकी सब चीज़ों के बाद, बहुत सारी स्ट्रगल के बाद वो जेंटलमैन बन जाता है। जब वो 11 साल की स्ट्रगल के बाद वापस आता है पैसा कमा के, तो वो एक जेंटलमैन ही बन चुका होता है। उसके बाद बहुत सारा पैसा होता है। लेकिन क्या होता है फिर, बट दोज मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स, मटेरियलिस्टिक मैंने आपको बताया था, जो दुनियावी चीज़ें होती हैं, जो लोग चीज़ों पे जो है बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, जिनको मतलब दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स से भी ज़्यादा जो है ना दुनियावी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है? ओके। तो उनको मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स कहा जाता है दुनियावी चीज़ों को। तो उसको वो जो फ़ायदे थे, वो फैसिलिटीज़ मिल गई, वो फ़ायदे मिल गए, वो जो लग्ज़री थी वो उसको मिल गई, पैसा आ गया उसके पास और सारा कर्ज़ा वो अदा कर चुका था। लेकिन क्या उसको नुकसान हुआ था? Those benefits do not provide him the peace of mind and the satisfaction by soul. उसकी रूह को सुकून नहीं मिलता था, उसकी रूह को, उसके दिमाग को, उसको दिल को सुकून और सेटिस्फेक्शन नहीं मिली थी। उसको पैसा, पावर, जेंटलमैन बन गया, वो उसके पास सारा कुछ आ गया, लेकिन वो एक डिससेटिस्फेक्शन टाइप की जो है ना वो ज़िंदगी गुजारने लगा था। उस टाइम उसकी ये कंडीशन हो गई थी, वो सेटिस्फाई नहीं था, उसकी रूह को सुकून नहीं आ रहा था, उसके दिमाग को सुकून नहीं आ रहा था। This novel is a clear depiction और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है किसी चीज़ को डिपिक्ट करना, यानी कि क्या कह सकते हैं, नरेट करना है, इसी के सेंस में आ जाता है, ठीक है? एक्सप्लेन करना या एक्सपेंड करना, एक्सप्रेस करना। रिफ्लेक्शन ऑफ डिकन्स रियल लाइफ एज वेल एज द विक्टोरियन सोसाइटी। ये जो नॉवल है ये क्लियर डिपिक्शन और रिफ्लेक्शन है, यानी कि डिकन्स ने अपनी जो रियल लाइफ है उस पे ये नॉवल लिखा। तो ये डिकन्स की रियल लाइफ का तो है ही, ठीक है? वो डिपिक्शन है ही, एज वेल एज द विक्टोरियन सोसाइटी। विक्टोरियन सोसाइटी यानी कि उस टाइम पे जो विक्टोरियन सोसाइटी थी, जो उनके सोशल इश्यूज थे, वो भी, उसकी भी जो है डिपिक्शन इसमें की गई है, ठीक है? थीम्स ऑफ द थीम्स ऑफ इम्प्रिजमेंट, एक्सपेक्टेशंस एंड ब्रोकन स्टेट ऑफ लाइफ। इम्प्रिजमेंट यानी कि जो है क्रिमिनल, इस तरह से जो किलर्स होते हैं या जो थीव्स होते हैं उनको एज अ प्रिजनर रहना पड़ता है, सेल में डाल दिया जाता है। तो ये जो इम्प्रिजमेंट की जो लाइफ है, जो जो कैद में गुजारते हैं, ये एक थीम थी, ठीक है? उस टाइम पे था, ऐसा हुआ था जब ये फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और ये अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो नॉवल है इसमें इम्प्रिजमेंट की थीम किस पे अप्लाई होती है? एबल मैगविच पे अप्लाई होती है, जो कि एक चोर था जिसके साथ कंपेसन उसका साथ थी, वो भी एक चोर था, ठीक है? ये थीम है एक्सपेक्टेशंस, जो कि विप की थी, एंड ब्रोकन स्टेट ऑफ लाइफ और आल्सो टेकन फ्रॉम डिकन्स ओन लाइफ। ये सारी चीज़ें डिकन्स ने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बिकॉज ऑल दो सोशल इश्यूज हैव लेफ्ट अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ। जितने भी सोशल इश्यूज थे और जितने भी इस तरह के एलिमेंट्स आपने नॉवल में भी पढ़ने, इन सारे जो है उस टाइम पे थे, तो इसकी वजह से उनकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा था डिकन्स की लाइफ पे। That's why this is a true example of an autobiographical novel. इस वजह से autobiographical novel इसको कहा जाता है। अब रेफरेंस के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। दिस नॉवल स्टार्ट्स विद द स्ट्रोलिंग ऑफ पीपल पिप। स्ट्रोलिंग यानी कि जो पिप की क्या कहते हैं, उसकी जो उस टाइम पे कंडीशन थी, जिसको वो
जिसको एक्सप्रेस नहीं करना पाता था, अपने माँ-बाप के पास जाता था और अपनी बहन को घर से बताए बगैर कई बार चला जाता जाता था, तो उसकी बहन उसको मारती थी कि तुम बाहर टहलने निकल गए। तो ये मतलब एक लाइक उसको समझ नहीं आती थी कि मैं कहाँ जाऊँ, तो वो एक टहलता रहता था, टहलता कह सकते हैं आप कि टहलता रहता था इधर-उधर और घूमता रहता था ऐसे। एज़ अ पुअर गरीब होने की हैसियत से एंड हेल्पलेस चाइल्ड, वो एक बहुत ही बेबस किस्म का बच्चा था। इन चर्च यार्ड, अब वो पेरेंट्स से मिलने जाता था। नॉवेल जब स्टार्ट होता है तो मैंने आपको बताया था कि वो अपने पेरेंट्स की वो क्रिसमस ईव होती है, इवनिंग होती है और अपने पेरेंट्स की कब्र पे जाता है वो उनसे मिलने, ठीक है। एक बहुत ही हेल्पलेस और गरीब से बच्चे की हैसियत से जो है ना वो इधर-उधर फिर रहा होता है। He recalls the memories of his dead parents. अपने पेरेंट्स को जो है वो उनकी मेमोरीज को उनकी यादों को वो याद कर रहा होता है। रिकॉल्स यादों को याद करना दोबारा से। He passes most of his time outside the house wandering here and there. अपना बहुत सारा टाइम वो इधर उधर घर से बाहर जो है फिरते हुए गुजार दिया करता था। Sometimes on marshes on or at any other place. समटाइम्स जो है वो कहाँ जाता था, लाइक ये एक ऐसी प्लेस थी जो जो है ना लैंड का ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पे जैसे पाकिस्तान में ऐसा कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ये जैसे बारिशें होती हैं तो जल्दी सैलाब आ जाता है। तो एक ऐसी जगह पे ये रहता था, मार्शेस ऐसी जगह को कहते हैं, ज़मीन का ऐसा हिस्सा है जहाँ पे सैलाब जल्दी आ जाता है ऐसे बारिश वाले सीज़न में, ठीक है। तो ये उस जगह पे जो है ना वो उन प्लेसेस पे ज़्यादा जाता था। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो उन प्लेसेस पे इसका ज़्यादा जाना होता था। तो और या फिर चर्च यार्ड पे जाता था या फिर इस इन प्लेसेस में जो है वो जो उसको जो है ना सुकून देती थी, लाइक वो तन्हाई में रहता था मोस्टली। So strolling at different places like an unprotected child is an autobiographical element as during his infancy. अम, उसकी जो है ये जो इधर-उधर फिरना, घूमना बेयारों मददगार जिसको आप कहते हैं, बेबस होके ये बायोग्राफिकल एलिमेंट है। वो कैसे? एज़ ड्यूरिंग हिज इन्फेंसी, यानी कि इन्फेंसी कहते हैं चाइल्डहुड को, अपने बचपन को, ठीक है। अब डिकन्स का रेफरेंस यहाँ पे कैसा होता है कि डिकन्स जब अपने जो ये डिकन्स का जिक्र हो रहा है कि ड्यूरिंग हिज इन्फेंसी, डिकन्स का जो बचपन था तब he used to spend most of his time outside of the house wandering here and there. वो भी ऐसे ही करता था जब वो बचपन में होता था ना, टेंस होता था, परेशान हो जाता था अपने घर के हालात और रवैये की वजह से सबके, तो वो ऐसे घर से बाहर चला जाता था और इधर उधर फिरता रहता था जैसे पिप, ठीक है। In the novel, Mrs. Joe, जो सिस्टर थी पिप की, occupies a dominant position in the house not just for the pip. अब वो जो मिसेस जो थी, जो उसकी सिस्टर थी पिप की, वो घर में एक डोमिनेंट की हैसियत से थी। जो एक डोमिनेंट होता है कि जिसकी हर कोई सुनने वाला हो, मतलब जिसको आगे जिसके आगे आप बोल नहीं सकते हो, डोमिनेंट उसको कहते हैं। तो वो ना सिर्फ उसकी ऐसी पोजीशन ना सिर्फ पिप के लिए थी, मतलब वो सिर्फ पिप पे ही अपना हक नहीं जमाती थी या उसको मारती पीटती नहीं थी, बल्कि अपने हस्बैंड के साथ भी वो ऐसी थी, बट ऑल्सो विद हर हस्बैंड मिसेस मिस्टर जो के साथ। पिप who develops a feeling of fear and hatred for his sister, अपनी सिस्टर के खिलाफ उसको नफरत हो जाती है। टाइम एंड अगेन he has used the phrase brought by hand. उसने जो है ना वो जो नॉवल में आप थ्रू आउट जब टेक्स्ट में आपको थोड़ा सा बताऊंगी तो उसमें ये जो है ना फ्रेज यूज़ किया गया है, पिप ने यूज़ किया ब्रॉड बाय हैंड, यानी कि इसको जो है इसने पाला है। जैसे वो जो कहता था ना कि तुम्हें तुम्हारी बहन ने पाला है, तो इसी तरह उसने ये फ्रेज यूज़ किया। और लेकिन वो मतलब थ्रू हिज वर्ड ही नेवर एक्सप्लेन कि उसकी सिस्टर कैसी थी। ये वो सिर्फ इतना था कि उसको अपनी सिस्टर से नफरत थी, उसको नहीं अच्छा लगता था जो है ना उसे, लाइक जब वो घर जाता था तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट और स्ट्रेस फील करने लग जाता था। As once his sister scolds him for going outside. उसकी बहन एक दफ़ा इसको इंसिस्ट करती है जो तुम बाहर जाओ, बाहर घुमाया करो, फिर आया करो। कई दफ़ा बहुत ही हार्श रहती है, कई दफ़ा बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन सॉफ्ट कम होती है, हार्ड वो ज़्यादा रहती है तो इसके साथ। इन द नेक्स्ट मोमेंट, और क्या होता है कि जैसे उसको बाहर घेरते हैं और पीछे से क्या करते हैं, द नेक्स्ट मोमेंट शी बिकम्स अथॉरिटेरियन फॉर मिस्टर जो।
who becomes weak and helpless. अपने हस्बैंड के साथ जो है उसके जाने के बाद अपने हस्बैंड के साथ भी जो है ना वो इस तरह से करती होती है, और उसका हस्बैंड क्या करता है कि वो बेचारा वीक सा मासूम सा जो है ना वो हेल्पलेस सा फील करता है उसके सामने। Mr. Joe and the authoritarian nature of Mrs. Joe are a depiction of Dickens' own mother and father. अब ये मिस्टर और मिसेस जो की जो नेचर है ना दोनों की नॉवल के अंदर, इसको कंपेयर किया गया डिकन्स के फादर और मदर के साथ कि मदर उसकी ऐसी ही थी जैसे पिप की सिस्टर थी। देखिए जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि इन इटसेल्फ देयर ओन सेल्फ लाइक दे आर क्लियर डिपिक्शन ऑफ डिकन्स ओन लाइफ, ठीक है। इसी तरह से था उसकी मदर रियल लाइफ में उसकी ऐसे ही थी बहन भाइयों के साथ, और उसके फादर के साथ वो घर में एज अ डोमिनेंट जो है वो कंट्रोल किया हुआ था सबको। She had a full control over her husband and children. पूरा कंट्रोल था और none of them had such courage to go against her opinion. किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसकी किसी भी बात के, किसी भी राय के, किसी भी सजेशन के अगेंस्ट जा सके। डिकन्स फादर जॉन डिकन्स, जिसका डिकन के फादर का नाम था जॉन डिकन्स, ठीक है, वॉज लाइक मिस्टर जो। अब जो मदर है वो मिस्टर जो की तरह है और जो फादर है वो मिस्टर जो की तरह था। In the novel, during his childhood, Pip works as an apprentice apprentice in Joe's forge, where he learns different rules of laboring to make himself able to earn money in future. नावल में क्या होता है कि जो अपने वो पिप है अपने चाइल्डहुड में अप्रेंटिस एक की हैसियत से लाइक एक वैसे जो है ना वो काम करने की वो सीखने की हैसियत से वहाँ पे काम कर रहा होता है, जो जहाँ पे जो काम कर रहा था एज अ ब्लैक स्मिथ वहीं पे, ठीक है, वो सीखता है और थोड़ा सा पढ़ता भी, और लेकिन साथ साथ वो ये भी सीखता है कि मतलब मजदूरी और काम शाम कैसे करना है और पैसा कैसे कमाया जाता है, अगर मुस्तकबिल में उसके काम आएगा। दिस पोजीशन ऑफ वर्किंग एज अ लेबर एज इज डिकन्स हिमसेल्फ वर्कड एज अ लेबर इन वरन्स ब्रेकिंग फैक्ट्री ड्यूरिंग हिज अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ। जैसे मैंने आपको डिकन्स का जो है इंट्रोडक्शन देते हुए आपको बताया था कि उसने ब्लैकिंग फैक्ट्री में काम किया था, ठीक है। तो इसी तरह से सेम एज केस विद पिप in the novel that he used to work in the as a blacksmith in the shop of his brother-in-law जो। तो ये कंडीशन उसकी थी पिप की और ये कंडीशन डिकन्स की थी जिसने ब्लैकिंग फैक्ट्री में काम किया ड्यूरिंग हिज अर्ली इयर्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के कुछ शुरुआत के जो साल थे। एंड द फीलिंग ऑफ वर्किंग एज अ लेबरर, अपने मजदूर की हैसियत से काम करने का जो एक उसको फीलिंग थी ना वो एक इमेच्योर एज में उसको बहुत ज़्यादा, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो बहुत ज़्यादा उसको डिप्रेस कर की थी, उसके लिए हॉरिबल थी, हॉरिफिक थी, ठीक है। उसकी वजह से वो डिप्रेशन में रहने लगा, बहुत ज़्यादा परेशान और डरा सहमा सा रहने लगा। एंड डिससेटिस्फैक्शन इन डिकन्स पर्सनैलिटी, यही हालत डिकन्स की थी। डिकन्स की पर्सनैलिटी में भी यही था कि वो डिप्रेशन में और डिससेटिस्फाइड रहते थे जो है ना अपनी कंडीशन को और अपने हर लिहाज से जो है ना अपने आप को जब देखते थे तो उनकी पर्सनैलिटी में दो नेगेटिव पॉइंट्स आ चुके थे, ठीक है। सिर्फ इन जो है ना वो पेरेंट्स की और जो फाइनेंशियल कंडीशन थी सिर्फ उस वजह से, ठीक है। तो फॉर सम इशू मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, मैं जो है फर्दर जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।